Hello everyone, welcome in our online learning platform Let's Study India। एक बार फिर से मैं आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ और आपको फिर से याद दिलाते हैं कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई कॉस्ट नहीं लगना है, कोई पेमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, बस मेहनत में इतना करना है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मेरा नाम नैनिमा रघुवंशी है और मैं आज आपको इस लेक्चर में, इस वीडियो में प्री मेंडेलियन आइडियाज़ के बारे में बताऊंगी। इसके पहले ये पता कर लेते हैं कि इसका जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने क्या पढ़ा था। उसमें हमने मेंडल के बारे में पढ़ा था, फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल के बारे में पढ़ा था। क्यों मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, क्या क्या किया था उन्होंने, कैसे किया था, क्यों उनके काम को अप्रोक्स 30 से 34 साल तक अप्रिशिएट नहीं किया गया, क्यों उनको सक्सेस मिला बाद में, कौन वो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने उनकी चीज़ों को रीडिस्कवर किया था, क्यों उन्होंने पी प्लांट को ही कंसीडर करा था। ठीक है, ये सारी बातें तो हो गई प्रीवियस वीडियो की। आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि मेंडल ने तो ठीक है काम किया, बहुत अच्छा काम किया जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स का स्टार्ट इन्होंने ही करा, बट इनके पहले भी कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने ट्राई करा था इन चीज़ों को बताने के बारे में कि कैसे इनहेरिटेंस होता है, हेरिडिटी कैसे होती है। ये सारी चीज़ें बताने के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग व्यू, अलग अलग हाइपोथेसिस दिया था। ठीक है, तो वो क्या थे, किन्होंने, किस साइंटिस्ट ने क्या कहा था, उनका कहने का मतलब क्या था, उन चीज़ों को कितना एक्सेप्ट किया गया, कितना नहीं किया गया, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्री मेंडेलियन आइडियाज ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, हमें पढ़ने हैं प्री मेंडेलियन आइडियाज ऑफ जेनेटिक्स, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, देयर आर वेरियस थ्योरी विच वाज गिवन टू एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस बिफोर मेंडल। मेंडल के पहले बहुत सी ऐसी थ्योरीज दी गई जो इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने के कोशिश कर रही थी। ठीक है, और उन सारी थ्योरीज को, जितनी भी इस प्री मेंडेलियन आइडियाज में हम इनहेरिटेंस में मतलब जितनी भी थ्योरीज हम पढ़ेंगे, इन सबको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। क्या कहा जाता है, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। सारी थ्योरीज को एक साथ अगर हम कोई एक नाम देंगे तो वो एक नाम है थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग व्यू दिया था। अब क्या क्या था ये देखते हैं एक एक करके। पहली जो थ्योरी थी इसको हम कहते हैं वेपर थ्योरी। वेपर का मतलब क्या होता है, भाप। ठीक है, तो वेपर थ्योरी, अब जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, भाप से ऑर्गेनिज्म बन जाए, हाई लेवल की बात है, वेपर से कोई ऑर्गेनिज्म बन जाए, यही इस थ्योरी में कही गई थी। क्या कहा गया था, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय पाइथागोरस इन 1500 BC। 1500 BC में पाइथागोरस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही ये थ्योरी दिया था। इनके अकॉर्डिंग क्या था, according to this theory, various body part emitted certain vapors which get aggregated to form new individual। एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनिज्म है, उसका अलग अलग बॉडी पार्ट है, तो हो क्या रहा है कि हर बॉडी पार्ट से भाप निकल रहे हैं, वेपर निकल रहा है, और वो सारे क्या कर रहे हैं, आके आपस में एग्रीगेट हो जा रहे हैं, एक जगह इकट्ठा हो जा रहे हैं, और फिर वो भैया हाथ से जो वेपर निकला है वो फिर से हाथ बना देगा, पैर से जो वेपर निकला है वो फिर से पैर बना देगा। ठीक है, मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट से वेपर्स इमिट हो रहे हैं और वो सारे वेपर्स क्या हो रहे हैं, एग्रीगेट, मतलब एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और वहां पे एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं। क्या लग रहा है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये इनका एक हाइपोथेसिस था कि ऐसा हो सकता है, इन्हें लगा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, और ये थ्योरी जो थी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, फिर आती है बात रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी के बारे में। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी जो थ्योरी था, इसको दिया था किसने, एरिस्टोटल ने। 384 to 322 BC इनका लाइफ पीरियड है, और एरिस्टोटल ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग क्या था, रिप्रोडक्टिव ब्लड कहने का मतलब ऐसे फ्लूइड या ब्लड जो रिप्रोडक्शन में हेल्प लेते हैं, जैसे फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है और मैन में जो होता है सीमेन। इसमें इन्हीं दोनों चीज की बात की थी, और इनका कहना था कि जो रिप्रोडक्टिव ब्लड होते हैं ना, वो हाईली प्यूरिफाइड फॉर्म होते हैं। ठीक है, वो मतलब बहुत प्यूरिफाइड फॉर्म होते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू हिम मेंस्ट्रुअल फ्लूइड एंड द सीमेन आर द काइंड ऑफ हाईली प्यूरिफाइंग ब्लड। जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड था या जो सीमेन था वो क्या था, हाईली प्यूरिफाइड फॉर्म था। ठीक है, सबसे प्योर फॉर्म,
कोई भी फ्लूइड जितना इस धरती पे एग्जिस्ट करता है उसका सबसे प्योर फॉर्म क्या था, तो वो सबसे प्योर फॉर्म मेंस्ट्रुअल फ्लूइड और सीमेन, ठीक है, ये दोनों था। और इनके अकॉर्डिंग क्या था कि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड provide inheritance substance for embryo formation and semen provide forms and shape to the embryo। अब इनका कहना क्या था कि मान लीजिए एक एम्ब्रियो बन रहा है, तो उस एम्ब्रियो को बनने में जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी, जो जो सबस्टेंस लगेंगे, वो किससे मिलेगा, वो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड से मिलेगा। और एम्ब्रियो को जो एक शेप मिलता है, मतलब जिसका भी एम्ब्रियो होगा उस शेप में ग्रो करेगा ना, तो वो शेप कौन दे रहा है, सीमेन फ्लूइड, ठीक है। कहना क्या था इनको रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स होते हैं, लाइक फीमेल का मेंस्ट्रुअल फ्लूइड और मेल का सीमेन जो होता है, ये हाईली प्यूरिफाइंग फॉर्म होता है फ्लूइड का। और इसमें जो किसी भी एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जिन जिन सबस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी, वो किससे मिल रहा है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड से मिल रहा है। और क्या हो रहा है कि जो शेप मिल रहा है एक एम्ब्रियो को, वो किससे मिल रहा है, वो सीमेन से मिल रहा है, ठीक है। और इसमें कहने का मतलब था कि ठीक है, हम ये कह दिए कि जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है ये हाईली प्योर, लेकिन इसमें भी मेल जो फ्लूइड है, मतलब जो सीमेन है, वो फीमेल फ्लूइड से भी ज्यादा प्योरीफाइड फॉर्म है, ठीक है, वो एकदम प्योरीफाइड फॉर्म है। तो और इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो फीमेल से ज्यादा है, मेल का कंट्रीब्यूशन जो है वो फीमेल से ज्यादा है। इसलिए ये कहा गया कि मेल का जो किसी भी एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में मेल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, फीमेल से कम। सोचिए आज उस टाइम चीजें उतनी डेवलप नहीं थी, उनको जो चीजें ऐसा लग रहा था उसको वो कह दे रहे थे, लेकिन आज तो हमारे पास सारी नॉलेज है। रिप्रोडक्शन का चैप्टर सबने पढ़ा होगा, उसमें एक फर्टिलाइजेशन नाम का इवेंट होता है, वो भी हमने पढ़ा होगा। तो उससे थोड़ा कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने की कोशिश करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे तो मैं हेल्प कर दे रही हूं। अब क्या है कि मानिए ये एक एग सेल है, ठीक है, ये एक एग सेल है और आप यहां पे क्या है, एक तुम्हारा स्पर्म सेल है, ठीक है। ये एक एग सेल होता है, ये स्पर्म सेल होता है। एग सेल क्या होता है, इसके पास मोर्टेलिटी नहीं होती है, मतलब ये मूवेबल नहीं होता है, एक जगह पड़ा रहता है, फैलोपियन ट्यूब में पड़ा रहता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में पड़ा है, वहीं पे पड़ा है। अब ये जो स्पर्म सेल है इसके पास क्या होता है, इसको हम देखते हैं तो कहते हैं हेड, नेक और ये पोर्शन कहला जाता है टेल। तो ये जो टेल होता है ये काम क्या करता है, ये क्या करता है, मोर्टेलिटी देता है, मतलब इसको मूवेबल बनाता है, इसकी हेल्प से। इसमें जो ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है ये इसको एनर्जी देता है जिसकी वजह से वो मूव करता रहता है, ठीक है। अब होता क्या है, ये भी मूव करके फैलोपियन ट्यूब में आता है और जब फ्यूजन होने वाला होता है तो क्या होता है, हम देखते हैं कि जो मान लीजिए अब यहाँ पे स्पर्म आ गया है, ठीक है, एक स्पर्म सेल आ गया है और ये इसका न्यूक्लियस हो गया और ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो ये यहाँ पे जो होता है एकदम, उसको कहते हैं एक्रोसोम। ये एक्रोसोम क्या करता है कि ये एक्रोसोम इस वॉल को डिसॉल्व करने की कोशिश करता है। ये क्या करता है, इस वॉल को डिसॉल्व करता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे एक गैप बन जाता है, ठीक है। मान लीजिए इस वॉल को डिसॉल्व कर दिया गया, अब यहाँ पे एक गैप, और ये जो एक्रोसोम है ये तो डिसॉल्व करने में वॉल को खत्म हो गया, तो इसके जस्ट पीछे कौन है, इसके जस्ट पीछे है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। अब कोई भी सेल होगा तो उसका न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे एग सेल का न्यूक्लियस है पहले से, और ये रहा स्पर्म का न्यूक्लियस, ठीक है। अब क्या ये पूरा का पूरा स्पर्म सेल इसमें घुस जाता है, नहीं, ये सिर्फ क्या करता है, इसको डिसॉल्व करने के बाद जब ये जगह यहाँ पे खाली हो जाएगी, जब ये जगह यहाँ पे, तो ये न्यूक्लियस आ जाता है इसमें और दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज कर लेता है और अल्टीमेटली हमें क्या बनता है,
कि एक न्यूक्लियस हो जाता है। ये कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा हुआ? फीमेल का न्यूक्लियस तो इसमें था ही, साइटोप्लाज्म भी इसी में रह गया, मेल का तो सिर्फ न्यूक्लियस ही आता है ना। तो अभी के अकॉर्डिंग क्या है, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका हुआ? फीमेल का हुआ ना। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी पाइथागोरस ने दिया, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड होते हैं वो हाईली प्योरीफाइंग फॉर्म होते हैं। फीमेल में मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है, मेल में सीमेन होता है, उसमें भी जो सीमेन होता है मतलब जो मेल फ्लूइड होता है वो और प्योरीफाइंग फॉर्म होता है। इसलिए ये कह दिया कि मेल का जो है, और एक ये रीजन था, और दूसरा रीजन ये भी था कि भाई जो फीमेल है वो तो खाली सबस्टेंस दे रही है ना, मेल तो उसको पूरा शेप दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने कह दिया कि मेल फ्लूइड जो होता है उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन में, लेकिन इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, फिर थर्ड थ्योरी आती है हमारी प्री फॉर्मेशन थ्योरी। क्या है? प्री फॉर्मेशन थ्योरी। प्री का मतलब पहले, फॉर्मेशन का मतलब फॉर्मेशन मतलब बन गया, पहले ही चीजें बनी हुई हैं। एक जन ने कहा कि भैया वेपर निकल रहे हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट से और फिर एक ही में जुड़ जा रहे हैं, तो वो जैसे टीवी में दिखाता है सुर 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 निकला आके जुड़ा एकदम साक्षात खड़ा। एक जन वो कह दिए, दूसरे जन को नहीं पसंद आया तो दूसरे जन कह दिए कि नहीं, फ्लूइड रहता है मेल का फीमेल का, बहुत प्योरीफाइंग फॉर्म होता है वो फ्लूइड, उसमें मेल जो होता है ज़्यादा प्योरीफाइंग फॉर्म होता है, जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो फीमेल में प्रेजेंट होती हैं फीमेल के फ्लूइड में, और जो शेप मिलता है एम्ब्रियो को वो मेल से मिल जाता है और बन जाता है एक ऑर्गेनिज्म। फिर आए एक जन और, हम किसको कहते हैं? जे स्वामर्दम। ठीक है, 1679 की बात है। इन्होंने जो थ्योरी दिया था उसका नाम था प्री फॉर्मेशन थ्योरी। इन्होंने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मिनिएचर फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल। मिनिएचर क्या होता है? किसी भी चीज का बहुत छोटा सा फॉर्म, उसको कहते हैं मिनिएचर। जैसे हम शॉप पे मतलब दुकान पे मार्केट में जाते हैं तो अलग अच्छा लगता है ना कि कुछ अलग अलग चीज़ें, तो देखते हैं छोटे छोटे बाइक्स मिलते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े घर में जो सजाते हैं वो क्या होता है? उसका मिनिएचर फॉर्म है। मतलब कोई भी चीज़ हो उसका एक छोटा सा फॉर्म, एक छोटा सा मतलब उसको रिप्रेजेंट करने का जो होता है वो उसका मिनिएचर फॉर्म होता है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि मिनिएचर फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्पर्म एंड ओवम। जो स्पर्म और ओवम है भैया उसमें मिनिएचर पहले से, मतलब कि इतना बड़ा जो हमारा शरीर है इसका एक छोटू सा एक शरीर ओवम में बैठा हुआ है, छोटू सा जो है वो स्पर्म में बैठा हुआ है। पहले से तुमको कुछ नहीं करना है, बनाना कुछ नहीं है, फर्टिलाइजेशन कोई कुछ नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन से कोई जाइगोट नहीं बनता। बस हाँ क्या होता है कि वो जो छोटा है उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो छोटा सा पहले से बैठा हुआ है ओवम में। क्या है ये सब? कुछ नहीं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग यही था कि मिनिएचर फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्पर्म एंड ओवम व्हिच इज कॉल्ड एज होमनकुलस। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? होमनकुलस। ठीक, और फर्टिलाइजेशन इज रिक्वायर्ड ओनली टू स्टिमुलेट देयर ग्रोथ। फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं करा रहा है, पहले से तो बने हुए हैं पूरा साक्षात, बस साइज छोटी है, फर्टिलाइजेशन करा दो साइज भी बड़ी हो जाएगी, ग्रोथ भी हो जाएगा, बन गया इंडिविजुअल। ये इनका कहना था। ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं मिनिएचर फॉर्म प्रेजेंट है, ये हाथ दिख रहा है, पैर दिख रहा है, सब तो बना हुआ ही है, बस फर्टिलाइजेशन करा दीजिए, ये जो इतना बड़ा दिख रहा है ये बड़ा सा आदमी बन जाएगा। इनके अकॉर्डिंग ये कहना था। ठीक, फिर आती है थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। ठीक है, एपिजेनेसिस होता क्या है? थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस जानने से पहले ये जान लेते हैं कि एपिजेनेसिस है क्या। ठीक है, एपिजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ प्लांट और एनिमल फ्रॉम एन एग और स्पोर थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस इन विच अनऑर्गेनाइज्ड सेल मासेस डिफरेंशिएटेड इनटू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आल्सो। ठीक है, यहाँ पे आके बहुत बातें कुछ कॉन्सेप्चुअल लगने लगी। क्या कॉन्सेप्चुअल? एपिजेनेसिस का मतलब क्या होता है? किसी भी प्लांट और एनिमल का फॉर्मेशन होना, किससे? एग और स्पोर से, थ्रू सीरीज ऑफ प्रोसेस। इनका कहना था कि एक सीरीज ऑफ प्रोसेस होती हैं भाई, पहले गैमेट बनेगा, फिर वो फ्यूज होगा, फिर उसमें फर्दर डिविजन्स होंगे, ऐसे ऐसे करके बनेगा। मतलब एक सीरीज ऑफ प्रोसेस होंगी जिससे भी कोई भी इंडिविजुअल बनेगा, जो फिर मास ऑफ सेल्स डिवीजन होकर मास ऑफ सेल्स बनेंगी, फिर वो सेल्स डिफ्रेंशिएट होंगी कि हाँ ये सेल जो है इसको ये ऑर्गन बनाना है, ये सेल जो है इसको ये ऑर्गन बनाना है, इनका ये फंक्शन है इनका। तो यहाँ पे चीजें थोड़ी कॉन्सेप्चुअल लग रही हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। ठीक है, और इसको दिया था किसने? के.एफ. वॉल्फ ने।
और यही वो केएफ वॉल्फ हैं जो इस प्री फॉर्मेशन थ्योरी को रिफ्यूज करे थे। जब प्री फॉर्मेशन थ्योरी आई, प्री फॉर्मेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि मिनिएचर फॉर्म जो होता है वो ऑलरेडी एग और स्पर्म में प्रेजेंट होता है, बस फर्टिलाइजेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि उनके ग्रोथ को हम स्टिमुलेट कर दें, ऐसा प्री फॉर्मेशन थ्योरी ने कहा। तो केएफ वॉल्फ जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, मजाक चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी चीज का फॉर्मेशन जो होता है वो एक सीरीज ऑफ प्रोसेस होता है। पहले गैमेट्स बनेंगे, गैमेट फ्यूज करेंगे, देन उसमें सेल डिवीजन होगा जिससे मास ऑफ सेल्स बनेंगे, फिर उस मास ऑफ सेल्स में डिफरेंशिएशन होगा कि कौन सा सेल जो है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन सा ऑर्गन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन सा फंक्शन करेगा, ये सारी चीजें फिर इन्होंने कहा और इनकी थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, क्या हुआ, इनकी चीजों को एक्सेप्ट। दिस थ्योरी स्टेटेड दैट एग एंड स्पर्म आर अनडिफरेंशिएटेड सेल। इनके अकॉर्डिंग, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि एग और जो स्पर्म होता है वो एक अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है। अभी उसमें डिफरेंशिएशन नहीं है कि हाँ ये सेल है तो ये यही बनाएगा, ये सेल है तो ये एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है जो क्या होंगे, फर्दर डिफरेंशिएट होंगे इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स। वो डिफरेंट ऑर्गन्स में फर्दर डिफरेंशिएट होंगे कि हाँ ये सेल है तो ये ऑर्गन बनाएगा। ठीक है, और यही प्रोसेस भी होती है। ठीक, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जब एक बार फर्टिलाइजेशन इवेंट हो जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर सेल डिवीजन होंगे तो एक मास ऑफ सेल बन जाएगा। उसके बाद उसमें क्या होगा, उसके बाद उसमें डिसाइड होगा कि हाँ ये सेल हैं, इनका फंक्शन इस चीज से सिमिलर है, या ये इनका शेप साइज ऐसा है तो इनको इस काम के लिए फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, उसके बाद ये चीजें होने लगी विच अल्टीमेटली डेवलप्स इनटू एन इंडिविजुअल, और वही जाकर के बाद में एक कंप्लीट इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, और इस कॉन्सेप्ट को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया, माना गया कि हाँ अभी जाके कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें आई हैं, कुछ सही बातें किसी ने कहा है तो ये सही होगा। ठीक, आफ्टर दैट एक और थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, जन्म के बाद जो चीजें हम एक्वायर करते हैं, लेते हैं, कहीं से सीखते हैं। ठीक है, इनहेरिट क्या होता है, इनहेरिट वो चीजें होती हैं जो इनबॉर्न हमारे अंदर होती हैं, और एक्वायर्ड इज व्हाट, जो हम एक्वायर्ड कर रहे हैं कहीं से, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है। ठीक, तो ये थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो था, इन्होंने इसको लैमार्क ने दिया था 1809 में। लैमार्क नाम के एक नेचुरलिस्ट थे, इन्होंने ही दिया था 1809 में। इनके अकॉर्डिंग क्या था, न्यू कैरेक्टर्स वंस ऑक्युपाइड बाय एन इंडिविजुअल शैल पास इनटू द नेक्स्ट जनरेशन और टू देयर प्रोजेनी। इनका कहना था कि एक बार मान लीजिए हम हैं, हम कोई नया कैरेक्टर सीख लेते हैं या हमारे अंदर कोई नया कैरेक्टर आ जाता है, तो हमारे जब ऑफस्प्रिंग होंगे तो उनके अंदर भी वो चीजें पास हो जाएंगी। आपको क्या लगता है, ये सही है, हो पाता है ये? सोमैटिक और जर्मिनल वेरिएशन याद है? सोमैटिक और जर्मिनल वेरिएशन जिसको याद होगा उसके पास इसका आंसर होगा, और नहीं याद है तो जाके वो वाला वीडियो देखिए, फिर इसको समझने की कोशिश करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं सही है। ये कॉन्सेप्ट नहीं सही है भाई। एक्वायर्ड कैरेक्टर हमारे जन्म के साथ खत्म हो जाती है, हम मरे वो भी मर गया, खत्म वहीं पे, वो पास नहीं होती हैं। एंड दिस थ्योरी वाज डिस्कार्डेड बाय वाइसमैन, और इनकी बातों को किसने डिस्कार्ड किया, वाइसमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे, बिकॉज लैमार्क failed to provide convincing evidences in support of his concept। लैमार्क से कहा गया कि अगर आप ये बात कह रहे हैं तो जरा एविडेंस दिखाइए ना, कोई प्रूफ दिखाइए कि कैसे आप कह रहे हैं ये बात हो सकती है कोई प्रूफ? क्योंकि साइंस क्या है, प्रूफ। जैसे क्या होता है, केस लड़ने जाते हैं तो कहता है कानून क्या, सबूत मांगता है, तो साइंस भी उसी तरीके से एविडेंस चाहिए होता है उसको, एक्सपेरिमेंटल, उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करिए, एविडेंस, ऐसा नहीं कि हवा में बात करना है, वो साइंस नहीं होता है। साइंस को एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की जरूरत पड़ती है। जो भी आप कहना चाह रहे हैं, कुछ नया बताना चाह रहे हैं, तो उसका कोई प्रूफ दीजिए। तो जब ये प्रूफ इनसे मांगा गया तो लैमार्क के पास कोई प्रूफ था ही नहीं, ये तो इनके मन में ऐसे ही आया, इन्होंने कह दिया कि भैया जो कैरेक्टर हमारे अंदर आ जाएगा, जब हमारे बच्चे होंगे तो उनके अंदर भी वो पास हो जाएगा। लेकिन वाइसमैन ने कहा कि नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं होती है, और ऐसा कहते हुए वाइसमैन अपना एक अलग थ्योरी लेके आते हैं जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ जर्म प्लास। ठीक है, जिसको हमने कहा क्या,
थ्योरी ऑफ जर्मप्लास्ट या जर्मप्लास्ट थ्योरी। ये 1892 में वाइसमैन के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म कंटेन टू टाइप्स ऑफ सेल, नेमली सोमैटिक एंड रिप्रोडक्टिव सेल। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि कोई भी इंडिविजुअल की जो बॉडी होती है उसमें दो टाइप्स के सेल होते हैं, एक होता है सोमैटिक सेल और एक होता है जर्मिनल सेल। ये चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, सोमैटिक और जर्मिनल वेरिएशन इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने ये चीज़ें क्लियर करा है कि सोमैटिक सेल्स या जर्मिनल सेल्स क्या होती हैं। वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्ट करती हैं, इन्हीं को हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं। और इसके अलावा जितनी भी सेल्स बचती हैं बॉडी की वो सोमैटिक सेल्स कहलाती हैं। तो इसमें क्या था, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि बॉडी में दो टाइप्स के सेल होती है, एक रिप्रोडक्टिव सेल्स और एक सोमैटिक सेल्स। द सोमैटिक सेल्स कंटेन सोमैटोप्लाज्म एंड द जर्मिनल और रिप्रोडक्टिव सेल्स कंटेन जर्मप्लाज्म। हर सेल का अपना न्यूक्लियस और अपना साइटोप्लाज्म होता है। सोमैटिक सेल है, उसका जो साइटोप्लाज्म है उसको सोमैटोप्लाज्म कह रहे हैं। जर्मिनल सेल है, उसका जो साइटोप्लाज्म है उसको जर्मप्लाज्म कह रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद क्या था कि अकॉर्डिंग टू दिस द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोमैटिक सेल और सोमैटोप्लाज्म, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो चेंज आ रहा है सोमैटिक सेल या सोमैटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर में, विच आर कॉज्ड बाय एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट की वजह से आया है, जिसको हम एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं, कैन नॉट इन्फ्लुएंस द रिप्रोडक्टिव सेल्स और जर्मप्लाज्म। रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्म सेल्स क्या होती हैं, ये वही सेल होती हैं जो किसी पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। सोमैटिक सेल्स नहीं जाते हैं, हाथ निकल के थोड़ी ना बच्चे में चला जाएगा, लग गया मेरे मम्मी का हाथ है, मेरे मम्मी का हाथ है, नहीं जाता है भाई। क्या होता है, सिर्फ जाइगोट जाते हैं, एग सेल और स्पर्म सेल जो आएंगे उसके अंदर की जो चीजें रहेंगी वही जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चला जाएगा निकल के, नहीं। तो जब वो जा ही नहीं रहा है तो उसमें जो चेंज हुआ है वो कैसे चला जाएगा बच्चे में? जा तो रहा है जर्म सेल, तो जर्म सेल में जो चेंज होगा वो ना बच्चे में जाएगा। सोमैटिक सेल्स वाली चीजें कहाँ से जाएंगी? नहीं जाएंगी। तो इन्होंने, वाइसमैन ने उनके लैमार्क की थ्योरी को डिस्कार्ड करते हुए यही कहा कि हर इंडिविजुअल की बॉडी में दो टाइप के सेल होते हैं, सोमैटिक सेल और जर्म सेल। जर्म सेल वो सेल होते हैं जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करते हैं, और उसके अलावा जितने सेल्स बचते हैं वो सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। और सोमैटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म को सोमैटोप्लाज्म कहते हैं और जर्म सेल्स के साइटोप्लाज्म को जर्मप्लाज्म कहते हैं। और जो भी चेंज सोमैटिक सेल्स में आ रहे हैं वो जर्म सेल्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, उसकी वजह से जर्म सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जर्म सेल्स में कोई चेंज नहीं आया तो मतलब बच्चे में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ही सेड दैट चेंज व्हिच अफेक्ट द जर्मप्लाज्म आर हेरिटेबल। इन्होंने कहा कि जर्म सेल्स में जो चेंज आएंगे वो हेरिटेबल होगा, न कि सोमैटिक सेल्स में जो चेंज आ रहे हैं वो हेरिटेबल होगा। ठीक है, एंड ही प्रूव्ड देयर थ्योरी विद द हेल्प ऑफ माइस आफ्टर कटिंग देयर टेल इन मेनी जनरेशन एंड फाउंड दैट ईच एंड एवरी जनरेशन टेल इज प्रेजेंट। अब मैंने इसके पहले बताया, इन्होंने ही तो प्रूफ मांगा था लैमार्क से, तो अब ये जो बात कह रहे हैं उसके लिए इनके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। तो प्रूफ इनके पास क्या था, इन्होंने माइस पे एक्सपेरिमेंट करा था। हमको पता है चूहे कैसे होते हैं, ये बात बच्चे में सीखे थे ना, उर्दू का शक्कर, इंग्लिश का एम, खींच दिया रसरी, बांध दिया गठरी, बन गया मुसरी। तो चूहे के पास पूंछ होता है। क्या होता है? पूंछ होता है। बिना पूंछ के चूहा देखा है क्या? हम तो नहीं देखे हैं। ठीक है, बिना पूंछ के चूहा हम नहीं देखे हैं। तो ये क्या करते थे, चूहे की पूंछ को काट दिया। क्या ये जर्मिनल है? जन्म से ही बिना पूंछ वाला चूहा पैदा हुआ है? नहीं, जन्म के बाद हमने उसके पूंछ को काट दिया, मतलब ये एक्वायर्ड कैरेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, बाद में, जन्म के बाद ये चेंज किया गया है। और फिर इस चूहे की मेटिंग कराई जाती थी या ब्रीडिंग कराई जाती थी, जो उससे जो चूहा पैदा हुआ, देखें उसके अंदर तो पूंछ है। अगर लैमार्क की बात माने तो जब हम इसका पूंछ काट दिए तो अब जो नया चूहा पैदा होगा वो बिना पूंछ का पैदा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। बार बार वो इस चीज को किए और हर बार उन्होंने क्या देखा कि हर बार पूंछ के साथ ही चूहा पैदा हो रहा था। और यहाँ से ये कंक्लूड करते हैं कि जर्मप्लाज्म में जो चेंज होते हैं वही हेरिटेबल होते हैं, जबकि सोमैटिक चेंज जो होते हैं वो हेरिटेबल नहीं होते हैं। जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो हेरिटेबल नहीं होते हैं, वो हमारे मरने के साथ ही वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। हेरिटेबल हमेशा वही चेंजेस होते हैं जो हमारे जर्म सेल्स में होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक थ्योरी और बचती है, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। ठीक है, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस जो था, इसको किसने दिया था? डार्विन ने दिया था 1868 में। इनके अकॉर्डिंग क्या था, मतलब कुछ भी था, तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि हर पार्ट जो होता है बॉडी का वो एक पार्टिकल्स बनाते हैं, जिसको हम जैम्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जैम्यूल्स।
ठीक है, और वो क्या करते हैं, विच फॉर द एग्रीगेट इनटू गैमेट्स एंड आफ्टर फ्यूजन दे गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है, अब यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ, ये सब आ जा रहे हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, सब आके एक जगह मिल जा रहे हैं और नए इंडिविजुअल को बना दे रहे हैं, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग ये कहना था, लेकिन इनकी भी थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं की गई। थ्योरी जो एक्सेप्ट हुई थी हमारी, वो क्या हो गई थी कि एक वाइसमैन की थ्योरी, जर्मप्लास्ट थ्योरी एक्सेप्ट की गई थी, और थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस वाली थ्योरी, दो थ्योरी एक्सेप्ट की गई थी। और अगर हम कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे देखें भी तो हमें भी यही समझ में आया कि हाँ, यही दो थ्योरीज जो हैं यही वो एक्सेप्टेबल हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मेंडल्स के डिफरेंट लॉज के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो हम यही एंड करते हैं। थैंक यू, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।